लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन का थ्योरी के पॉइंट्स देखे थे। प्रॉब्लम्स इसके ऊपर कुछ करते हैं आगे, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चंस नोट करो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, और एक फाइटर प्लेन है जो लेट्स से 2 किलोमीटर हाइट पे कांस्टेंट वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट ए है यहाँ पे ग्राउंड पे, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है a bomb is to be dropped from the aircraft such that it directly hit at point A, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड एंगल ऑफ साइट below the horizontal at which bomb should be dropped, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये है कि मूविंग प्लेन से अगर हम कोई बॉम्ब ड्रॉप करेंगे तो बॉम्ब जो है वो सीधे सीधे नीचे तो आएगा नहीं। मूविंग प्लेन से अगर हम कोई बॉम्ब ड्रॉप कर रहे हैं तो वो सीधे सीधे नीचे नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि ए पॉइंट के ऊपर जाके ड्रॉप करना चाहिए। अगर हमें ए पॉइंट पे उसको हिट कराना है तो उसको हमें कुछ पहले ही ड्रॉप करना होगा। तो हमसे पूछा ये हुआ है कि जब हमें ड्रॉप करना है तब ये वाला एंगल कितना है, इसी को बोल रहे हैं एंगल ऑफ साइट बिलो हॉरिजॉन्टल। कितने एंगल पे उसको ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि जो फाइटर प्लेन का जो भी पायलट है उसको वो एंगल मेजरमेंट होगा उसके पास, तो उस एंगल से उसे अंदाजा लग जाएगा कि कितने एंगल पे ये ड्रॉप करना चाहिए जिससे वो डायरेक्टली ए पॉइंट पे हिट करे। करो इसको ट्राई। क्वेश्चन क्लियर है ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का है ये। तो इसको स्टार्ट ऐसे करना है कि हमें सपोज ये तो वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है। उस बॉम्ब का जो पाथ होना है वो इस तरह का आएगा प्रोजेक्टाइल, और उस बॉम्ब की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 100 मीटर पर सेकेंड ही होगी जो उस प्लेन की वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमें ये अगर पता चल जाए कि बॉम्ब का ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये कितना कवर करेगा तो हमें उससे आइडिया लग जाएगा कि कितना डिस्टेंस पहले हमको इसको या कितने एंगल पे ये ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा सेम ही रहेगा। अब ये रेंज कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमारे पास कोई फॉर्मूला है रेंज और हाइट का। फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमारे पास रेंज और हाइट में फॉर्मूला है रेंज इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो यहाँ से देखो u की जगह 100 हो जाएगा, 2h, h की जगह ध्यान से देखो तो 2000 मीटर्स में रखेंगे, अपॉन g का मतलब 10। तो देखो ये रेंज की वैल्यू क्या 2000 मीटर्स आ जाएगी, यानी रेंज भी 2 किलोमीटर आ गई। अब रेंज 2 किलोमीटर आ गई तो उस ट्राइंगल में tan थीटा की जो वैल्यू है वो h अपॉन r बन जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू 45 डिग्री।
तो जब वो लाइन ऑफ साइट 45 डिग्री बना रही होगी उस वक्त उसको वो बॉम्ब वहां से ड्रॉप करना चाहिए। जब वो लाइन वहां से 45 बना रही हो तब उसको वहां से ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, बोलिए क्लियर है क्वेश्चन ये? कोई डाउट बताओ। नेक्स्ट देखो, इस तरह से ये स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, और एक बॉल जो है उसको हम टॉप मोस्ट पॉइंट से यू स्पीड से रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आएगी और फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हो जाएगी। ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं इन स्टेप्स में हर एक स्टेप का जो हाइट है वो h है और हर एक स्टेप का जो विड्थ है वो w है। देखो ध्यान से, हर एक स्टेप का हाइट h है और विड्थ उसका w है। ठीक है, तो जैसे ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप, ये हो गया फोर्थ स्टेप, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड u minimum such that ball directly hits the nth step, such that ball directly hits the nth step। देखो, करो ट्राई इसको। इसके पहले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलिए। Under root of cot of angle of projection into g upon 2। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो 0 डिग्री है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट हो रहा है। वहाँ पे n-1 लेंगे क्या? हाँ, n नहीं लेंगे, n-1 लेंगे, यही एक खास बात है इस क्वेश्चन में। थोड़ा ध्यान से समझना, मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ। जैसे बॉल यहाँ से ड्रॉप हुई है अगर, और सपोज करो कि हम ये चाहते हैं कि ये फोर्थ स्टेप पे हिट करे, तो फोर्थ स्टेप पे हिट करने का मतलब हुआ कि ए थर्ड का जो कॉर्नर है उससे जस्ट वो बच के निकल जाए, बोल सकते हैं ऐसा। अगर हम चाहते हैं कि फोर्थ पे हिट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी, तो फोर्थ पे हिट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी तब बोलेंगे जब वो थर्ड का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से जस्ट पास हो रही हो, क्योंकि अगर इससे कम वेलोसिटी हुई तो फिर वो थर्ड पे टकरा जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर nth स्टेप की बात कर रहा है तो हम इसमें ये बोलेंगे फॉर nth स्टेप द बॉल शुड जस्ट क्रॉस द कॉर्नर ऑफ n-1th स्टेप। n-1th स्टेप का कॉर्नर उसको क्रॉस करना चाहिए, और n-1 का अगर कॉर्नर क्रॉस करेगा तो h की वैल्यू n-1 इंटू एच बनेगी, या इसको कैपिटल H लिख दो, और रेंज की वैल्यू n-1 इंटू डब्ल्यू बनेगी। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? यूजिंग रेंज इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो यहाँ पे रख दो, तो रेंज की जगह आएगा n-1 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू यू मिनिमम और अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो h की जगह 2h n-1
और अपॉन g। तो यहां से हमें u मिनिमम निकालना है। देखो क्या आता है, यहां से जो u मिनिमम निकलेगा वो आंसर बनेगा। मेन ये लाइन है, ये लाइन समझ में आई या नहीं आई कि nth स्टेप पे टकराने के लिए उसको n-1 के कॉर्नर से होकर जाना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? बताइए। यस सर, यस सर। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, a ball is thrown horizontally, a ball is thrown horizontally at 15 meter per second from the top of a high tower। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड आफ्टर 3 seconds ऑफ मोशन। ए पार्ट में हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। बी पार्ट में निकालना है हमको AT एंड AR, और सी पार्ट में हमको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ एट दैट पॉइंट। ठीक है, देखो हाई राइजिंग टावर है, उसके हाइट से, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है 15 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर 3 सेकेंड वी नीड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मोशन AT एंड AR एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ एट दैट पॉइंट। देखो इसमें ध्यान से, टॉप मोस्ट पॉइंट से हमने बॉल प्रोजेक्ट किया है और उसका u का वैल्यू दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, और ये पॉइंट हो गया t इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 सेकेंड के बाद, तो देखो आफ्टर 3 सेकेंड्स, ये तो बोल सकते हैं ना कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी 15 मीटर पर सेकेंड रहेगा। हाँ, लेकिन अब इसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी भी आ जाएगी y डायरेक्शन में। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए तुम ध्यान से देखो तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, इनिशियली उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, यानी एक तरह से पार्टिकल ड्रॉप हुआ है। और पार्टिकल अगर ड्रॉप हुआ है तो आफ्टर 3 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी में जो गेन आएगा y डायरेक्शन में, दैट कैन बी रिटन एज g इंटू टी सिंपली। तो अगर हम इसको g इंटू टी लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से, तो 15 इधर हो गया, 30 इधर हो गया। तो अगर हम इसका वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 15 i कैप माइनस 30 j कैप। तो सर एंगल tan इनवर्स ऑफ 2। बेटा आप बोलो नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं क्लियर आती है। सर वो कह रहा है कि एंगल tan इनवर्स ऑफ 2 आएगा सर। हाँ, अब डिपेंड कर रहा है ना कि वो एंगल कहाँ से दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से दे रहे हैं तो tan इनवर्स 2 आएगा। ये उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ये वाला एंगल अगर हम लोग अल्फा ले लें तो हम लोग लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 2, और इसको बोल सकते हैं कि बिलो हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना? नॉर्मली तो हाँ ठीक है कि हॉरिजॉन्टल से ये एंगल दिया होगा,
बट देख लेना कहीं और से भी दिया हो ही सकता है। ठीक है, फिर बी पार्ट में ध्यान से देखना। अब देखो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको मिल गया, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, और जो एक्सीलरेशन है ये इसकी वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से अल्फा नीचे है। अब इसका जो एक्सीलरेशन है, टोटल एक्सीलरेशन, तो टोटल एक्सीलरेशन तो इसका जी डाउनवर्ड है। ठीक है, तो अपन चाहें तो जी के कंपोनेंट कर सकते हैं। जी का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कितना कंपोनेंट आएगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे जी कॉस अल्फा, और वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, तो वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट आएगा जी साइन अल्फा। तो इसमें से एक ए टी और एक ए आर है, कौन सा ए टी कौन सा ए आर है, तो ए टी की वैल्यू है जी साइन अल्फा, तो जी को जी रख सकते हो, साइन अल्फा की वैल्यू निकल आएगी ना, अगर टेन अल्फा 2 है तो साइन अल्फा हो जाएगा 2/√5। इसी तरह से ए आर की वैल्यू हो जाएगी जी कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा जी इंटू 1/√5। क्लियर है बी पार्ट? बी पार्ट बताइए वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? इसकी वैल्यू कैसे निकाली है? साइन अल्फा cos अल्फा। अरे टेन अल्फा 2 दिया हुआ है तो साइन अल्फा कॉस अल्फा नहीं निकाल पाओगे। यस यस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर लगाना है तो हमारे पास है ए आर इज इक्वल टू v²/r। तो यहाँ से r की वैल्यू v²/ar लिख सकते हैं। तो v² कैसे आएगा, तो v² का मतलब हुआ ये जो लिखा हुआ है ना v वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना है बल्कि, तो वो हो जाएगा 15² प्लस 30² एंड डिवाइडेड बाई ए आर। ए आर हम लोगों ने ये निकाला हुआ है, तो ए आर हो जाएगा g/√5। तो ये सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्लियर है नहीं कि तीनों पार्ट? तीनों पार्ट क्लियर है या नहीं है? बी पार्ट बता दिए। बी पार्ट के लिए जो जी है ये इसका टोटल एक्सीलरेशन है, ठीक है ना, और टोटल एक्सीलरेशन का मतलब ये ए वेक्टर है, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर इज ए टी एंड परपेंडिकुलर टू ए आर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक बॉल को हम बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। A ball is thrown from topmost point of the building at an angle 30 degree with horizontal। ठीक है, क्वेश्चन में है आफ्टर 8 seconds it strikes ground at an angle 60 degree with horizontal। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, बी पार्ट में हाइट ऑफ बिल्डिंग
ठीक है, और सी पार्ट में रेंज कवर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल, रेंज कवर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल। देखो 30 डिग्री पे इसको हमने प्रोजेक्ट किया है और आफ्टर 8 सेकेंड्स ये ग्राउंड पे टकरा रही है एट एन एंगल 60 डिग्री। देखो करो ट्राई। बेसिकली हाइट से फेंका गया है तो पहले ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। ठीक है, अब जरा एक बात ध्यान से समझना, अगर हमने इसको u स्पीड से थ्रो किया है और फाइनल स्पीड अगर v है तो हम एक बात ये तो बोल ही सकते हैं कि u cos 30 जो होगा क्या वो v cos 60 के इक्वल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज होना नहीं है। यस सर। तो एक रिलेशन ये सबसे पहले लिख लेते हैं कि u cos 30 इक्वल होगा v cos 60 के। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी u√3। ठीक है, इसके बाद इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो इनिशियल वाला कितना है, तो इसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है u sin 30 और इसका फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, तो इसका फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट है v sin 60। देखना ध्यान से। तो अब देखते हैं हम लोग अलोंग y डायरेक्शन सॉल्व करते हैं क्योंकि हमको टाइम दिया हुआ है। तो ये बताओ अलोंग y डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है, तो उसको लिखेंगे हम लोग प्लस u sin 30। प्लस u sin 30 का मतलब हो गया u/2। फाइनल स्पीड क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी ध्यान रखना नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो माइनस में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ v sin 60। तो देखो v की वैल्यू u के टर्म में डाल दो तो ये आएगा u√3 और sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो ये आ जा रही है माइनस का 3u/2। और y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, -g है, और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम उसने दे रखा है कि 8 सेकेंड्स लग रहा है। तो अब देखो कोई रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं इनके बीच में, तो हम लोग यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80। देखो ठीक है, तो यहां से देखो क्या मिलेगा, 3u/2 में u/2 जाएगा तो क्या बचेगा, u बचेगा। तो u की वैल्यू 80 मीटर पर सेकेंड आ गई। देखो यही आ रहा था। साइन में गलत हो गया था सर। साइन देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं उसमें सबसे पहला काम है साइन सही से ले लेना और फिर वैल्यूज को उन्हीं साइन के हिसाब से पुट करना। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इनिशियल स्पीड। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे आएगी, तो एक बार और हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, vy² इज इक्वल टू uy² प्लस 2ay इंटू y। तो देखो vy² का मतलब हो गया 3u/2 का होल स्क्वायर और uy² हो गया u/2 का स्क्वायर और माइनस प्लस लिखेंगे -g और y की जगह -h लिखेंगे। ध्यान रखना a की जगह -g, y की जगह -h। तो यहां से देखो तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 2gh इक्वल टू, अब ये कितना आएगा 9u²/4 और -u²/4, तो 8u²/4 यानी 2u² आएगा। देखो तो यहाँ से h की वैल्यू u²/g आ जा रही है, तो ये हो जाएगा 80²/10, तो ये आएगी 640 मीटर्स। कैलकुलेशन एक बार मेरे भी चेक कर लेना, सही है ना, क्यों भाई, अपने आप करो सॉल्व, जहाँ फंसे हो वहाँ देखो। और फिर सी पार्ट में रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इनटू टोटल टाइम। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos 30 और टाइम है 8 सेकेंड, तो देख लो कितना आएगा, ये आएगा 80 इंटू √3/2 और इंटू 8, तो ये कितना आएगा 320 √3 मीटर्स।
तो ये इसका रेंज आ गया। ठीक है, देखो जो मेन बात तुम्हें इसमें समझनी है वो ये कि 2 डायमेंशन मोशन को हम लोग दोनों डायमेंशंस अलग अलग करके सॉल्व कर रहे हैं सीधा सीधा। 2 डायमेंशन का कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसके दोनों डायमेंशन अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। जिस डायमेंशन में सॉल्व कर रहे हैं उस डायमेंशन का एक्सीलरेशन, उस डायमेंशन की वेलोसिटी। तो ए पार्ट के लिए और बी पार्ट के लिए वाई डायरेक्शन में हमने इक्वेशन लगाई है v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और सी पार्ट के लिए हमने एक्स डायरेक्शन में लगाई है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए सीधे सीधे वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी में हम u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं वेलोसिटी का। बताइए कहाँ डाउट है? और क्लियर है तो बताओ, क्लियर है सब? Yes, sir. सर हाँ बोलिए। सर साइन में जो आपने v और g का तो समझ में आ गया है सर, लेकिन सर जो आपने u का साइन मतलब निगेटिव लिया है, जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, जहाँ पर u अपॉन 2 आपने निगेटिव लिया, ये समझ में नहीं आया। अरे u अपॉन 2 नेगेटिव नहीं आएगा, u अपॉन 2 पॉजिटिव आना चाहिए था। यस सर, इसीलिए गड़बड़ हो गया, u अपॉन 2 पॉजिटिव आना चाहिए था। ऊपर तो पॉजिटिव ही लिखा है, नीचे नेगेटिव लिख दिया। चलो फिर सही करो। तो ये प्लस आएगा यहाँ पे, तो प्लस आएगा तो ये 2u इक्वल टू 80 होगा, तो u की वैल्यू 40 बनेगी। ठीक है, 40 बनेगी u की वैल्यू, तो 40 बनेगी तो ये आएगा, कितना आएगा? 160 मीटर्स आएगा आंसर। हाइट का सही कर लो जरा थोड़ा, साइन माइनस u/2 लिख दिया, u/2 ही लिखना था ना। तो ये है 40, तो ये 160√3 आएगा। ध्यान से देखा करो भाई, ये वाला u तो प्लस में ही रखेंगे ना, क्योंकि हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया और फाइनली नीचे की तरफ है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस में है और फाइनल वेलोसिटी माइनस में है। बोलो। ठीक है ना? तभी तो मैं कह रहा हूँ अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, मेरे से केवल कॉन्सेप्ट सीखो। कैलकुलेशन तो कभी कुछ भी हो सकती है, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। ये समझ में आ गया ना? इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये प्लस क्यों है और ये माइनस क्यों है। आ गया सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो तो बेसिक बातें सब में सेम ही चल रही हैं। बेसिक बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में अलग अलग सॉल्व करना है। और लास्ट में फिर इसमें एक प्रोजेक्शन और बचा हुआ है 4th पॉइंट में, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन अलोंग इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्शन अलोंग इंक्लाइन प्लेन, और इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। तो पहले लिखते हैं अप द इंक्लाइंड, अप द इंक्लाइंड। ठीक है, क्या करने वाले हैं इसमें? अब इसमें हम लोगों के पास एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है। तो मान लेते हैं कि इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है और हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने वाले हैं इसके लोएस्ट पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी u से। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि वो जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब क्वेश्चन में उस इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमको इंक्लाइन प्लेन से भी दिया हो सकता है और हमको हॉरिजॉन्टल से भी दिया हो सकता है।
तो अब हमें तो कोई एक पर्टिकुलर केस लेके चलना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल से मैंने उसका एंगल थीटा लिया हुआ है। तो ये बताओगे कि इंक्लाइन से कितना एंगल बनेगा उसका, क्यों भाई? माइनस थीटा माइनस अल्फा, उसका एंगल कितना बनेगा? थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा, करेक्ट। अच्छा, अब इसका पाथ कैसा होगा? तो देखो, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इस बात पे थोड़े ना डिपेंड करेगा कि वो इंक्लाइन पे जा रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, ग्राउंड पे आ रहा है। तो अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड के हिसाब से सोचे तो पाथ वैसे ही होगा जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड में था। याद आया नहीं याद आया? ग्राउंड टू ग्राउंड में एक सिमेट्री टाइप का पैराबोला बनता है, लेकिन अब इंक्लाइन के केस में क्या होगा कि इसका मोशन यहीं पे रुक जाएगा। तो इसका जो पाथ हमको इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट में दिखाई देगा वो इस तरह का पाथ होगा। अब हमसे इसमें पूछ सकता है कि उसको इंक्लाइन पे जब ये टकराएगा तब टाइम कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना, अलोंग द इंक्लाइन डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो सारी की सारी कैलकुलेशन हमको इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग सही तरीका ये है कि हम लोग अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंक्लाइन के हिसाब से ही एज्यूम कर लेते हैं। देखो, अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंक्लाइन के हिसाब से ही एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमको इंक्लाइन की रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? एक्सीलरेशन इज जी डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन कितना होता है? जी डाउनवर्ड। तो ये बताओगे कि इस जी के अगर हम कंपोनेंट करें, इस जी के कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो वो कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? क्योंकि इस बार जो एक्सीलरेशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी आएगा और वाई एक्सिस के अलोंग भी आएगा। So G cos alpha, G sin alpha. ये वाला एंगल अल्फा होगा, पहले ही बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन sir. नहीं किसी को। तो इधर वाला कंपोनेंट जो जी का है वो हो जाएगा जी कॉस अल्फा, देखना ध्यान से, और इधर वाला कंपोनेंट जो है जी का वो हो जाएगा जी साइन अल्फा। डायरेक्शन के साथ क्लियर है ये दोनों? बताओ पहले, ठीक है। तो अब ध्यान से बताते जाना, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और अलोंग वाई एक्सिस। तो जरा ax और ay की वैल्यू बताओ सबसे पहले। तो ax कितना लिखेंगे और ay कितना लिखेंगे? साइन के साथ बताना। ax की वैल्यू क्या लिखेंगे? Minus G sin alpha. सर माइनस जी साइन अल्फा होगी। माइनस जी साइन अल्फा, करेक्ट। और ay की वैल्यू क्या लिखेंगे? Minus G cos alpha. माइनस जी कॉस अल्फा। किसी को कंफ्यूजन इसमें? बताओ। नो सर। नहीं, वेरी गुड। अगली बात ये बताओ कि ये जो वेलोसिटी मैंने दिखाई हुई है, इस वेलोसिटी के अगर हम कंपोनेंट करें अलोंग x और अलोंग y, तो क्या कंपोनेंट आएंगे? U cos theta minus इसके alpha. अलावा आएगा यू cos थीटा और थीटा नहीं आएगा। सर थीटा माइनस अल्फा होगी। एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा u cos थीटा माइनस अल्फा और y एक्सिस के अलोंग आएगा u sin थीटा माइनस अल्फा, करेक्ट। तो ux की वैल्यू देखो ध्यान से, तो बनेगी u cos थीटा माइनस अल्फा और uy की वैल्यू बनेगी u sin थीटा माइनस अल्फा। बताओ, ठीक है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग क्या होगी, बताओगे? अब ऐसे सोचो कि y शैडो है और x शैडो है, तो y शैडो का मोशन कैसा हो रहा है, बताओगे? y शैडो, क्या बोल सकते हैं कि y शैडो पहले ऊपर गया होगा और फिर यहां से वापस नीचे आया होगा? बताओ। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जितना y डायरेक्शन में गया उतना ही y डायरेक्शन में वापस आया। बोलिए। तो y डायरेक्शन का मोशन अभी भी अंडर ग्रेविटी जैसा ही है, जितना डिस्टेंस गया है उतना ही डिस्टेंस वापस आया है। और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, भले ही वो एक्सीलरेशन g नहीं है, अब g cos अल्फा है, लेकिन कांस्टेंट तो है ना। तो इसका मतलब है कि y डायरेक्शन का मोशन अभी भी सिमेट्रिक होगा। अगर y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस अल्फा है, तो y डायरेक्शन की फाइनल वाली वेलोसिटी भी u sin थीटा माइनस अल्फा होगी, बस उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा।
तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ यू साइन थीटा माइनस अल्फा। तो देखो टाइम तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे, तो टाइम को हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं, टाइम हो जाएगा 2u अपॉन मॉड ऑफ ay। तो ये टाइम हो जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये बताओ ये टाइम कैसे निकाला, क्लियर है सभी को? वाई एक्सिस की एनालिसिस से निकाला है हम लोगों ने। वाई एक्सिस में पार्टिकल जितना गया उतना ही डिस्टेंस वापस आया, तो जाने का टाइम आने का टाइम सेम होगा। और ये बिल्कुल हम उसी तरह से लिख सकते हैं जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में लिखा था कि u अपॉन जी जाने का टाइम, u अपॉन जी आने का टाइम। यहाँ पे u की जगह u साइन थीटा माइनस अल्फा है और g की जगह g कॉस अल्फा है, इतना फर्क है। बट क्योंकि कांस्टेंट है तो मोशन अभी भी सिमेट्रिक है। बताइए। यस सर, आ गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बता सकते हैं कि y डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, डायरेक्ट बताओ। y डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना कि इस बार जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा, वो यहाँ कहीं आ रहा है। क्यों भाई? तो ये जो पॉइंट है ये इस पैराबोला के बीच में नहीं आ रहा है। पहले क्या हो रहा था कि पहले एग्जैक्टली बीच में मैक्सिमम हाइट आ रही थी, थोड़ा शिफ्टेड है। थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ना। कितना आएगा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2g कॉस अल्फा। इसमें कोई डाउट है बताओ, बोलो। और थर्ड हम लोग लगाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो पहले हम लोगों ने अलोंग एक्स एक्सिस लिखा था सीधे सीधे ut, क्योंकि a नहीं था, लेकिन अब क्या है a भी है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगेगा। अगर हमें ये रेंज निकालनी है, यहां से यहाँ की ये रेंज निकालनी है कि रेंज कितनी है, तो देखो ये थोड़ा कैलकुलेशन है इस रेंज में, मैं निकाल रहा हूँ, बताना कहीं डाउट है तो। x की जगह r आ जाएगा, ux की जगह आएगा u कॉस थीटा माइनस अल्फा, और टाइम की जगह आएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन g कॉस अल्फा, और माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन माइनस में जाएगा, तो g कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू देखो रखेंगे तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए इसमें से हम लोग u स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, और u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा और अपॉन में g कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं। तो बताओगे क्या बनेगा? 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के? सर कॉस अल्फा होगा ना नीचे? नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया है जानबूझ के, देखो अंदर क्या बचेगा। अच्छा ठीक सर। तो ये आएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। अच्छा यहाँ पे साइन आएगा, सॉरी साइन आएगा, ये कॉस नहीं है साइन है। ax की वैल्यू साइन है ना, जी साइन अल्फा, ध्यान से देखो, तो जी साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा। देखो क्लियर है या नहीं? तो अब तुम्हें ये वाला कोई फॉर्मूला दिख रहा है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या आएगा ये? u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी करोगे तो तुम देखो ध्यान से सिर्फ कॉस थीटा बच रहा है। और अभी इसमें हम एक और फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? तो u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, 2 साइन ए कॉस बी क्या बनेगा? तो ये बनेगा साइन ऑफ साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो माइनस बी करेंगे तो माइनस साइन अल्फा बचेगा, देख लो।
कैलकुलेशन एक बार देख लेना। तो हमें ये रेंज का फॉर्मूला, अब देखो रेंज निकालने के लिए आएगी तो कैलकुलेट कर लेना, फॉर्मूला तो याद रखना मुश्किल है ना, बाकी प्रोसेस समझ लो कि किया क्या है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने सॉल्व क्यों किया उसके पीछे एक पर्पज है, देखते हैं उस पर क्या पर्पज है। देखो पहले यहां तक कोई डाउट है तो, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट और रेंज, ये तीन चीजें निकाली हैं। सर एक टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए सर फिर से, वाई मैक्स भी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, और वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन है जी कॉस अल्फा। तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, रुकेगा और वापस आएगा। तो ये मोशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंडर ग्रेविटी हम लोगों ने पढ़ा था। तो अंडर ग्रेविटी जाने का टाइम आने का टाइम सेम होता है। तो अगर हम किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो करते हैं तो जाने और आने का टाइम हम लोग क्या लिखते हैं, टाइम 2u/g लिखते हैं। तो यहाँ पे u को रिप्लेस कर रहे हैं uy से और g को रिप्लेस कर रहे हैं ay से, बस ये चेंज है। ठीक है, ओके सर। रेंज तक और कोई डाउट बताइए। ठीक है, अब देखो यहां तक हम लोगों ने क्यों किया, एक छोटा सा नोट इसमें नीचे लिखेंगे हम लोग। अगर हमें इस रेंज को मैक्सिमाइज करना हो, ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, हम लोग अल्फा को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? अल्फा को चेंज नहीं कर सकते हम लोग, अल्फा तो इंक्लाइंड का एंगल है, वो थोड़े ना चेंज करोगे। हम लोग थीटा को चेंज कर सकते हैं। तो हमें थीटा को इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो जो रेंज है वो मैक्सिमम हो। तो जरा ये देख सकते हो, इस फॉर्मूले को देख के बता सकते हो कि इस फॉर्मूले में थीटा एक ही जगह आ रहा है। तो रेंज मैक्सिमाइज करने के लिए ये वाला टर्म भी मैक्सिमम होना चाहिए। और ये टर्म मैक्सिमम कितना बन सकता है, क्यों भाई? जब साइन का अल्फा टर्म है, मिनिमम हो सर। साइन का टर्म मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 सर। सर 1 हो यस सकता है ना? 1 वन हो मतलब सकता 3 है to अगर 45। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात ये निकल के आई कि साइन ऑफ 2 थीटा माइनस अल्फा 1 होना चाहिए। तो यहाँ से निकल के आएगा कि 2 थीटा माइनस अल्फा जो है वो π/2 होना चाहिए। तो थीटा कितना होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू निकल के आई, ध्यान से देखो, π/4 प्लस अल्फा/2। तो ये रिजल्ट जरूर याद रखो क्योंकि इसको निकालने में लगेगा टाइम। ठीक है, और रेंज मैक्सिमम कितनी होगी, तो मैक्सिमम रेंज के लिए अब उस वैल्यू की जगह 1 लिख देते हैं। तो u²/g cos स्क्वायर अल्फा, और ऊपर आ जाएगा, देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन अल्फा आएगा। अब ये बताओ कि नीचे वाला जो कॉस स्क्वायर है उसको हम लोग साइन अल्फा में कुछ लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इससे रेंज का फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा u²/g 1 प्लस साइन अल्फा। देखो, तो ये फॉर्मूला हमें और याद रखना है। ये दो रिजल्ट लास्ट वाले जरूर याद रखने हैं, ठीक है ना। बाकी ऊपर वाले तो चलो कैलकुलेट कर लेना, लेकिन इनको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा और इनका यूज भी आएगा कहीं ना कहीं, तो वो जरूर याद रखना। ठीक है, ठीक है सर।
तो ये सारी की सारी एनालिसिस हम लोगों ने की है अप द इंक्लाइन। देखना ध्यान से, ये जो पार्टिकल थ्रो किया ये कहाँ थ्रो किया था, इसको बोल रहे हैं हम लोग अप द इंक्लाइन। और सिमिलरली एक केस ऐसा हो सकता है डाउन द इंक्लाइन का। तो देखो बी पार्ट में डाउन द इंक्लाइन, तो अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम अपने आप भी कर सकते हो, करो आगे, क्योंकि प्रोसेस समझना है बस, याद कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस बार हम लोग इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इधर से u स्पीड से। अगेन जो एंगल थीटा हम लोग ले रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका पाथ कुछ इस तरह का आएगा। क्या करेंगे निकालने के लिए, तो देखो एक तो हो गई इसके इधर की तरफ x एक्सिस और एक इधर की तरफ हो गई y एक्सिस। निकालो, चलो अपने आप करो। x एक्सिस एंड y एक्सिस। एक्सीलरेशन के सबसे पहले कंपोनेंट लिखो। सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन g किधर की तरफ होता है, तो g किधर होता है पहले वो दिखा दो। डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब g का कंपोनेंट ये वाला एंगल अल्फा बनेगा, बनेगा ना। तो g का इधर वाला कंपोनेंट आएगा g साइन अल्फा और इधर वाला कंपोनेंट आएगा g कॉस अल्फा। देखो यस सर। तो इस बार तुम जरा ध्यान से लिखना, दोनों चीजें अलग अलग करके लिखना, अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, जैसे पहले किया है। अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। ठीक है, अलोंग x एक्सिस ax कितना होगा, अलोंग y एक्सिस ay कितना होगा, विद साइन बताओ। अलोंग जी साइन अल्फा होगा, प्लस माइनस के साथ बताओ। प्लस जी साइन अल्फा। इस बार x एक्सिस के अलोंग ax की वैल्यू प्लस g साइन अल्फा होगी, करेक्ट। और ay की वैल्यू माइनस जी कॉस अल्फा। g cos अल्फा, करेक्ट। इसी तरह से जरा ux और uy बताओ। ux क्या होगा, uy क्या होगा, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, यू कॉस थीटा प्लस अल्फा। x डायरेक्शन में आएगा प्लस का u cos हाँ, प्लस यू कॉस या थीटा प्लस। प्लस अल्फा हो जाएगा। और uy u साइन साइन मिलेगा सर बस। थीटा प्लस अल्फा। बोलो, ये मुझे दिखाने की जरूरत तो नहीं है, ये बात विजुलाइज हो रही है दोनों चीजें। यस सर। यस सर। फिर से वही काम कि y डायरेक्शन का जो मोशन है, ध्यान से देखो, तो पहले पार्टिकल ऊपर गया और फिर वापस आया, मतलब जब चला तब भी y 0 था और जब आया तब भी y 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है उसका, ध्यान से चेक करो तो, इनिशियल और फाइनल। तो इसका मतलब है कि y डायरेक्शन का मोशन पूरी तरह से सिमेट्रिक है, जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखोगे बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2uy अपॉन ay, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन g कॉस अल्फा। तो ये टाइम हो गया, y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये मैक्सिमम y हो गया। अगर तुम ध्यान से चेक करो, जो हम लोगों ने पिछला केस किया है और जो ये वाला केस हम लोग कर रहे हैं, अगर तुम डायरेक्टली अल्फा को रिप्लेस कर दो माइनस अल्फा से, तो हमारे डाउन द इंक्लाइन के फॉर्मूले बन जा रहे हैं। देख लो, चेक कर लो। अगर हम अल्फा को रिप्लेस कर दें माइनस अल्फा से, तो ax ay ux uy ये सब एग्जैक्ट वही आ जाएंगे। कैपिटल T y मैक्स तुम चेक कर लो ऊपर वाले फॉर्मूले से, देख लो तुमने नोट किए हैं तो। अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखेंगे, तो देखो अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये वैसे ही रहेगा क्योंकि कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव ही रहेगा। अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखेंगे तो ये वैल्यू थीटा प्लस अल्फा हो जाएगी, बन रही है। तो देखो सारा रिप्लेस करके लिख दो।
और रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख दो रेंज की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्टली बताओ रेंज क्या आएगा, अल्फा की जगह माइनस अल्फा रिप्लेस कर दो। अल्फा की जगह माइनस अल्फा रख दो। क्या आएगी रेंज की वैल्यू, देखो ऊपर लिखा हुआ है। सर वाई मैक्स वाले में सर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा नीचे? हाँ नहीं, जी कॉस अल्फा, सॉरी हाँ गलत लिखा है, 2g कॉस अल्फा। रेंज बताओ, रेंज रेंज में कहाँ क्या आएगा, साइन 2 So u square upon, हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, देखो yes sir. मैंने दो जगह प्लस कर दिया। और इसके बाद इसके लिए भी बताओ मैक्सिमम रेंज कब होगी, कौन से थीटा पे होगी। तो फॉर आर टू बी मैक्सिमाइज, ठीक है, हम लोग लिखेंगे 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कौन से थीटा पे ऐसा होगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। तो एक तो ये वैल्यू हो गई जो याद रखने वाली हो गई, और दूसरा रेंज का मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फाइनल वाला, यू स्क्वायर अपॉन जी, 1 प्लस साइन अल्फा था, तो अल्फा को माइनस अल्फा करेंगे तो ये 1 माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। बस बेसिक बातें जो हम लोगों ने यूज की हैं वो ध्यान रखनी है, और ये मैक्सिमम रेंज वाला फॉर्मूला। अल्टीमेटली क्या है कि दोनों डायमेंशन हमको अलग अलग सॉल्व करने हैं। तो 2 डायमेंशन का क्वेश्चन बेसिकली 1 डायमेंशन के 2 क्वेश्चन है, दोनों में टाइम सेम रहता है, बस यही एक खास बात है। सर क्या ये ठीक है? आवाज नहीं क्लियर आई, क्या बोला, फिर से बोलिए। सर क्या ये मोशन सिमेट्रिक है? नहीं सिमेट्रिक नहीं होगा ये भी, ये जो पहले बनाया था ना, पहले ऊपर से जाते समय जैसा था वैसे ही ऊपर से नीचे आते समय होगा। तो मैं बनाने में चाहे जैसा हो बट सिमेट्रिक नहीं है, मतलब जो मैक्सिमम वाई है वो बीच में नहीं आएगा, ये है कहने का मतलब। r/2 पे नहीं होगी वाई मैक्सिमम की वैल्यू, ठीक है ना। देखो इसमें क्वेश्चन करते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री, और उसके बॉटम से हमको एक पार्टिकल थ्रो करना है एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन with horizontal, angle of projection with horizontal such that particle strikes the inclined plane, particle strikes the inclined plane A पार्ट में हॉरिजॉन्टली और बी पार्ट में
perpendicularly, horizontally and perpendicularly. देखो करो ट्राई। इसके पहले जो मैंने किया उसमें किसी को कुछ दोबारा पूछना है तो बताइए। देखो इसमें दोनों पार्ट अलग अलग हैं। पार्टिकल स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? पार्टिकल मतलब सर अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो उसका जो मैक्सिमम हाइट होगी वहां पर हिट करे प्लेन पे, मतलब उस इंक्लाइन पे। यानी जब इंक्लाइन पे हिट करे तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो, और उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है कि अगर हम इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की तरह डील करें तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, और ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का जो रेंज बाई 2 होना चाहिए। बताओ, हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो बनेगा ये बात? यस सर। तो अब देखो एच मैक्स कितना होता है ग्राउंड टू ग्राउंड के हिसाब से लिखें तो अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है तो एच मैक्स की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज की वैल्यू क्या होती है? तो रेंज की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो यहाँ से हम लोग tan 30 डिग्री को लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच मैक्स अपॉन r बाई 2। रखो क्या आएगा? एच मैक्स का मतलब क्या हुआ? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r बाई 2 को अगर हम इसको साइन 2 थीटा को भी ओपन करके लिख दें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g। तो देखो क्या बचेगा, ये कितना बचेगा देखो सॉल्व करके। तो tan थीटा बाय 2 बचेगा। tan थीटा बाई 2, तो हमें थीटा निकालना है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2 बाई रूट 3। ये आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है नहीं ए पार्ट? क्लियर है ए पार्ट? सर आपने r की वैल्यू में अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो g है, और आपने r बाय 2 में भी वो g लिया है, वो तो 2g हो जाएगा। नहीं, तो ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा आता ना, तो ऊपर वाला 2 हटा दिया। ठीक है सर, हमें लगा हुआ है। ठीक है सही। ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहा है? बी पार्ट में ये कह रहा है कि हमें इस तरह से प्रोजेक्ट करना है कि ये इंक्लाइन प्लेन पे जब हिट करे परपेंडिकुलरली, इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट करे। तो परपेंडिकुलरली हिट करने का मतलब ये है कि जो उसकी फाइनल वाली वेलोसिटी है वो इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल होनी चाहिए। देखो तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? तो बताओगे इस सिचुएशन में क्या कंडीशन लगाएंगे हम लोग? फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो इस बात की क्या कंडीशन होगी? फाइनल वेलोसिटी इसकी परपेंडिकुलर हो तो इस बात की क्या कंडीशन होगी? ये बोल सकते हैं कि इसका एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट 0 हो जाना चाहिए। बताइए, अगर इसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हो गया तो सिर्फ उसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट बचेगा, और अगर सिर्फ वाई का कंपोनेंट बचेगा तो वो अपने आप ही एक्स के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट अगर इसके बनाए, नहीं आएगा फिर सर, ये समझ नहीं आएगा। ये bx 0 कैसे हो रहा है? अगर vx की वैल्यू होती तो क्या ये वेलोसिटी एंगल बनाती ना? अब vx नहीं है तो ये वेलोसिटी जो है वो vy है। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। मतलब हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो थीटा है ये 90 डिग्री हो। समझ गए। ठीक है ना? तो देखो इधर वाला वेलोसिटी हो गया u cos, ध्यान से देखना, थीटा माइनस 30 डिग्री, और इधर वाला वेलोसिटी हो गया साइन थीटा माइनस 30 डिग्री। तो ये तो बोल ही सकते हैं ना कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा
वो u साइन थीटा माइनस 30 डिग्री होगा नीचे की तरफ। बताइए। तो Yes, टाइम sir. पहले लिखो, टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2u साइन थीटा माइनस 30 अपॉन g cos 30। ये टाइम कैसे लिखा, क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व करेंगे, क्योंकि कंडीशन हमें एक्स पे ही लगानी है कि उसकी फाइनल वाली वेलोसिटी 0 हो रही है। तो अलोंग एक्स एक्सिस ये फॉर्मूला लगाएंगे, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। तो vx की वैल्यू हो गई सर 0। वो फाइनल वेलोसिटी सर बता दीजिए एक बार। थोड़ा सर बेटा फाइनल ध्यान से, वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी है परपेंडिकुलर होनी है तो उसकी क्या कंडीशन लगाओगे? फाइनल वेलोसिटी एंगल पे अगर होती तो सर, एंगल पे वो होने तो का समझ मतलब गए है, सर। फिर सर क्या? फाइनल वेलोसिटी कैसे आई सर? u sin 30 थीटा माइनस अरे यार 30। ये तो मैंने यही लिख दिया है जो शुरू से चली आ रही है। ये फाइनल वाली वेलोसिटी और इनिशियल सेम नहीं होती है डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन के लॉन्ग मोशन सिमेट्रिक होता है तो फाइनल और इनिशियल सेम ही तो होती है। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल वाली और फाइनल वाली मैग्नीट्यूड में तो सेम ही होती है ना। अब बोलो कुछ। थोड़ी देर अभी सिमेट्रिक नहीं है सर मोशन। ux की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा u cos थीटा माइनस 30 डिग्री। ax की वैल्यू लिखेंगे तो बनेगा माइनस का g साइन 30 और t की वैल्यू 2u साइन Theta minus 30 upon G cos theta. g cos 30। अब इसको जरा सॉल्व करो और थीटा निकालो, आगे काम तुम्हारा है, बताओ। इसको सॉल्व करके थोड़ा निकालो क्या आएगा। मेरे दो पास मिनट मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो मैं लिख देता हूँ। मेरे पास आंसर है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/√3। देखो सॉल्व करके, अगर नहीं आता है तो बताओ। अब बताओ क्या डाउट है, फिर से बोलो। हेलो सर, डाउट ये है कि सर आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सर मोशन सिमेट्रिक नहीं है, तो सर वाई डायरेक्शन में सर वेलोसिटी सेम कैसे होगी? मैंने क्या कहा था, मोशन सिमेट्रिक नहीं है ये नहीं बोला है, मैंने बोला है कि ये जो पाथ है ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब जो y की मैक्सिमम वैल्यू है ना वो r/2 पे नहीं आ रही है। यस सर, वो तो। वाई डायरेक्शन का मोशन तो सिमेट्रिक है ही, जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना ही डिस्टेंस वापस आ रहा है। हम्म? थोड़ा अपना भी तो दिमाग लगाओ, सब मैं जो बोल रहा हूँ वही याद कर रहे हो क्या? अपने दिमाग से सोचो। वाई डायरेक्शन में तो जितना पार्टिकल गया है उतना ही वापस आया है, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो वाई डायरेक्शन का मोशन तो सिमेट्रिक हो ही गया ना। सुना रहा है आंसर। क्या बोल रहे हैं? देख रहे आंसर आ गया बस। आ रहा है ये आंसर? ठीक है। और एक क्वेश्चन देखना। एक कैनन है, ठीक है, और कैनन जो है कैनन V0
वेलोसिटी से फायर कर सकती है एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। और ये जो कैनन है ये एक शेल्टर है। शेल्टर समझ लो एक तरह का टीन शेड मान लो, लेकिन ये जो शेल्टर है ये एंगल पे है। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है अ कैनन fires from under a shelter inclined at angle alpha as shown। हमें निकालना है find the maximum range of the shell along the horizontal। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमको L गिवन है। मैक्सिमम रेंज अलोंग दी हॉरिजॉन्टल क्या हो सकती है? देखो, करो ट्राई, देख लो इसको। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमें इसको इस तरह से फायर करना है कि वो शेल्टर से टकराए नहीं। क्यों भाई? अगर हम एंगल इसका बढ़ाते हैं 45 डिग्री लेते हैं तो प्रॉब्लम ये कि वो शेल्टर से टकरा जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू लेट से 45 डिग्री से कम दी हुई है। ज्यादा दी होगी तब तो फिर 45 ही आंसर हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू अगर कम है और हम चाहते हैं कि ऐसे एंगल पे थ्रो करें जिससे वो शेल्टर से टकराए भी नहीं और दूर से दूर जाए, तो उस केस में हमारी कंडीशन ये बननी चाहिए कि वो शेल्टर को जस्ट टच करता हुआ आगे की तरफ जाए। मतलब इस तरह से थ्रो करें हम कि इसको टच करता हुआ इसका पाथ बने। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एंगल हमें चाहिए होगा कि कितने एंगल पे थ्रो किया जाए जिससे वो उसको टच करते हुए जाए। तो देखो, टच करने वाली कंडीशन कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या करो, एक लाइन इसी शेल्टर के पैरेलल बना दो। देखो ध्यान से, ये हमने शेल्टर के पैरेलल ही एक लाइन ले ली है, और लेट से कि इसका पाथ हमें इस तरह से लेना है कि वो शेल्टर को जस्ट टच करता हुआ जा रहा है। तो अब तुम ध्यान से देखो तो क्या इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस, क्या ये हम एक तरह से y की मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के लिए? प्रोजेक्शन अलोंग इंक्लाइन के लिए क्या ये y मैक्स हो जाएगा? और ध्यान से चेक करो तो y मैक्स की वैल्यू हम लोग डायरेक्शन इस डायग्राम से लिख सकते हैं L साइन अल्फा। और y मैक्स की वैल्यू इंक्लाइंड के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? तो इंक्लाइंड के हिसाब से लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन g कॉस अल्फा। बताओ, तो इसको फिलहाल हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल इक्वेशंस बना देते हैं। वैल्यूज दी होंगी तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो यहां से अगर तुम देखो, अल्फा हमको नोन है, एल हमको नोन है, वी नॉट हमको नोन है, थीटा नोन नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हें यहां से थीटा निकाल लेना है, और थीटा निकलने के बाद आर मैक्स अगर हमें लिखना है अलोंग दी हॉरिजॉन्टल तो वो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो जो थीटा हम लोग निकालेंगे वो थीटा हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है ना? वैल्यूज होंगी तो सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या है। बताओ, आया समझ में या नहीं आया? क्यों भाई, क्लियर है? हमें ऐसा थ्रो करना था कि वो शेल्टर को टच करते हुए जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, शेल्टर के पैरेलल एक और इंक्लाइन प्लेन बना दिया। और अगर हम इसको इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं तो टच करने की कंडीशन ये होगी कि जो y की मैक्सिमम वैल्यू है, y मतलब कि इस डायरेक्शन में हम y एक्सिस ले रहे हैं,
तो वो y की मैक्सिमम वैल्यू इस लेंथ के इक्वल हो जाए। तो इस ट्राइंगल से देखोगे तो ये l है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस l sin अल्फा आ जाएगी। यस सर, आ गया। ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इतना ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक एक दो दो क्वेश्चन देख लिए हर एक कॉन्सेप्ट पे। बाकी इसके बाद फिर अब क्वेश्चंस आप करना और डाउट्स फिर पूछना जो भी बचा हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म है इसमें यहाँ पे। ठीक है।